Good evening, friends. Welcome to this episode of the weekly market analysis. पिछला हफ्ता काफ़ी उतार चढ़ाव का रहा, काफ़ी एक्शन देखने को मिला। लास्ट संडे को जब हमने बात किया था तब हमको मालूम था कि फेड यूएस का जो डाउ जोन्स है वो यूएस फेड के एक रिमार्क के चलते फ्राइडे को ऑलमोस्ट 550 पॉइंट गिर चुका था और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर मंडे को एक्सपेक्टेड था। तो हमने ये बात करी थी कि हमारा मार्केट नीचे खुलेगा और वो एक बाय करने का मौका होगा। अगर हमने बाय किया होता तो डेफिनेटली हमको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले होते मंडे को, क्योंकि मंडे को वो ऑलमोस्ट हमारा मार्केट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुला और 15,500 के लेवल से उसने सपोर्ट लिया और पूरा लॉस रिकवर करके और वो फाइनली ग्रीन में बंद हुआ। वो ये दिखाता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम तो अभी है, बावजूद इसके कि कुछ पिछले हफ्ते में एफआईआईज ने नेट सेलिंग किया है। तो वी विल सी दिस in our presentation, what has happened and what are the factors for the next week. So before going to the Nifty analysis, जो प्रीवियस वीक में हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, 2 स्टॉक डिस्कस किए थे, उसकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं। तो पहला था हमारा भारती एयरटेल। हमने टारगेट प्राइस 565 दिया था। अभी पिछले वीक में वो 549 तक गया, अभी वापस 535 के आसपास है, बट स्टिल वी हैव टू होल्ड इट टू डेफिनेटली अचीव इट्स टारगेट। दूसरा स्टॉक था हमारा HDFC बैंक। ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 1525, ऑलमोस्ट वहाँ तक 1522 तक जाकर वो नीचे अभी 1515 पर है। वी आर इन प्रॉफिट। अगर हमने मंडे को ख़रीदा होता तो हमको नीचे के भाव में मिला होता, बिकॉज मार्केट रेट कम डाउन ऑन मंडे, तो हमको एक अच्छा रिटर्न अभी तक इस भाव पर भी मिल रहा है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि वी कैन कीप ऑन होल्डिंग दिस। So this was about the stocks. Coming to Nifty, इसमें जैसे मैंने बताया एफआईआईज ने नेट सेल किया और हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया बाय करके। एफआईआईज पिछले 3 हफ्ते से लगातार बाय कर रहे थे, उसके बाद ये पिछले हफ्ते में नेगेटिव गए हैं। तो अभी इतना कोई चिंता की बात नहीं है उनके एंड से, अगर ये सेलिंग आगे चल के और बढ़ती नहीं है। निफ्टी अपना एक रेंज जो राइजिंग चैनल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। आप ये देखेंगे वीकली बार्स, तो पहले ये अपर चैनल की जो अपर बाउंड्री है उसको टच करते हुए जा रहा था, उसके बाद ये 2 हफ्ते कंसोलिडेट हुआ और फिर तीसरे हफ्ते में जो पिछला हफ्ता था उसमें उसने वापस रिबाउंड दिया है और एक हायर लेवल पर खुला है। ये हमने लास्ट संडे को बात किया था कि अगर 15,830 के ऊपर निफ्टी क्लोज होता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और शॉर्ट कवरिंग के चलते वो 16,000 बड़ी इजीली क्रॉस कर जाएगा। तो ये पिछले हफ्ते हो सकता था अगर रिलायंस एजीएम के बाद में सडनली इतना गिरा नहीं होता। अगर रिलायंस नहीं गिरता तो डेफिनेटली हम प्रीवियस वीक में ही 16,000 क्रॉस कर चुके होते, और अब वो पॉसिबिलिटी नेक्स्ट वीक में हमको लगती है। अगर रिलायंस रिबाउंड करता है या वहीं पर भी रहता है, फर्दर नहीं गिरता है, और बाकी स्टॉक्स जो हमारे खासतौर से बैंकिंग स्टॉक्स एक मोमेंटम दिखा रहे हैं, उसके अलावा जो आईटी स्टॉक्स बहुत तेज़ मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो उसके चलते 16,000 काफ़ी इजीली रीच हो जाएगा। अभी ये 15,860 पे क्लोज हुआ है। 15,900 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर वो एक बार ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और बहुत शार्प मूव ऊपर की तरफ आएगा। सपोर्ट नीचे हमारे 15,550 और 15,500 पे बरकरार हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कई बार यहाँ पर जाके निफ्टी ने वापस रिबाउंड दिया, तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा
तो बेसिक हमारी ट्रेडिंग रेंज वो रहेगी 15,500 नीचे और ऊपर की तरफ 16,200। ये ध्यान रहे कि जब भी किसी एक राउंड फिगर के पास आता है मार्केट, रेजिस्टेंस फेस करता है, और कभी भी 200-300 पॉइंट का करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अपनी पोजीशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं ना, एक लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड पोजीशंस के साथ अपने को काम करना है इसमें। एक और जो फैक्टर है जो बहुत ध्यान देने वाला है वो है विक्स, हमारा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है। आप देखेंगे वो 13.36 पे आ गया, ऑलमोस्ट 11% का इसके अंदर डाउनवर्ड ड्रॉप आया है, और ये एक बुलिश मोमेंटम के लिए हेल्पफुल है। ये दिखाता है कि मार्केट के अंदर कोई पैनिक या कोई डर वाली बात नहीं है। हमारा पुट कॉल रेशियो भी मंथ का बुलिश साइन दे रहा है। हालांकि जो वी वैप है हमारा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो 15,753 पर दिखा रहा है। इसका इंडिकेशन है कि ये हो सकता है कि यानी मार्केट अभी इससे काफ़ी ऊपर है, और अगर और ऊपर चला जाता है आगे आने वाले दिन में, नेक्स्ट वीक में, तो एक मीन रिवर्जन का एक फंडा भी काम करता है इसमें, जहाँ पर कि मार्केट अपने वी वैप की तरफ घूमता है। तो ये देखना होगा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 16,000 क्रॉस करके एक वापस ड्रॉप कर सकता है टुवर्ड्स द वी वैप। तो अगर 16,000 या उसके ऊपर क्रॉस करता है तो एक बार अगर हमारी पोजीशंस हैं तो हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उसमें। एक दिस ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट जो हमारा निफ्टी का लॉट साइज है जो अभी तक 75 था, अब जुलाई सीरीज से वो 50 का हो जाएगा। बाकी जो फैक्टर्स हमारे को जो इम्पैक्ट करते हैं, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप देख रहे हैं कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। यूएस डॉलर इंडेक्स एक पिछले हफ्ते में एक जंप लिया था, उसके बाद अब वापस कंसोलिडेशन मोड में आ गया है। यूएस डॉलर आईएनआर, ये इंडियन रुपी थोड़ा वीक हुआ है, ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, बट वी होप दैट आरबीआई विल टेक स्टेप्स टू स्टेबलाइज दिस। इसको एक लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देगी। यूएस मार्केट्स आप देखेंगे तो डाउ एक शार्प ड्रॉप आया था पिछले हफ्ते में, लेकिन पिछले हफ्ते में उसने पूरा वापस रिकवर कर लिया उसको, और नैस्डैक तो अपना अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू किए हुए है, ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो यूएस मार्केट्स में भी कोई ऐसा नेगेटिव फीचर नहीं है जिसका इम्पैक्ट अपने को नेगेटिव आए। कमोडिटीज़ अगेन दे आर कंटिन्यूइंग टू बी बुलिश। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में जो दो सेक्टर्स जिसने उसको पुल किया निफ्टी को, वन वाज कमोडिटी एंड वन वाज आईटी। तो अभी इन्फ्लेशन हमारे यहाँ भी इंडिया में ज़्यादा आया है, लेकिन आरबीआई ने उसको कहा है टेम्प्ररी, और उसकी वजह से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की अभी इंडिकेशन नहीं है। उनका स्टैंस जो है डविश है, तो दिस इज़ ए पॉजिटिव फॉर द मार्केट। अब अगले हफ्ते में हमारे पास जो पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसका डाटा आएगा जो दिखाएगा कि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या एक्सपेंड हो रही है, और दूसरा हमारा ऑटो सेल्स का डाटा आएगा। ये दो डाटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके अलावा जैसे पिछली बार भी हमने कहा था कि जो अब जुलाई से कंपनीज़ के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर होगा मार्केट को आगे डायरेक्शन तय करने में। अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से कम आए, देन डेफिनेटली देयर विल बी ए सब्सटेंशियल करेक्शन। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आए एक्सपेक्टेशन से मार्केट के, तो फिर हम आगे फर्दर टारगेट्स निफ्टी के देखेंगे, इवन अप टू 16,500 और 17,000 ऑल्सो। कमिंग टू बैंक निफ्टी ने पिछले 4 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद में ये पिछले हफ्ते में एक अपमूव दिया, और अपने ये जो उसका एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग 35,500 के आसपास, उसके थोड़ा नीचे आके बंद हुआ। तो अब ये क्लियर है कि बैंक निफ्टी ने मोमेंटम वापस पकड़ा है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अंडर परफॉर्म करती रही है निफ्टी को, तो थोड़ा कैचिंग अप वो कर सकता है।
अगर कैचिंग अप करता है तो 35,500 के ऊपर अगर वो ट्रेड करता करता रहेगा, थोड़ा एक दिन उसके ऊपर क्लोज अगर देता है या ट्रेड करता है, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग की चांस बनेगी। और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 36,000 36,500 वो विजिबल हमको हो जाएंगे। तो हमको ट्रेड तभी लेना है जब लॉन्ग साइड में जब 35,500 के ऊपर वो कन्विंसिंगली ट्रेड करता रहे बैंक में, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग एंड ए गुड मूव ऑफ 500 to 700 पॉइंट्स। अगेन जब क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे जुलाई से आना शुरू होंगे तो उसमें एनपीए की पोजीशन जो बैंक्स के आप सामने विजिबल होगी, वो एक फाइनली डिसाइड करेगा बैंक्स का डायरेक्शन। तो दिस इज ऑल फोक्स फॉर दिस वीक। जैसा हर बार मैं कहता हूँ कि लास्ट ये जो पहला हफ्ता होता है किसी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीरीज का, उसमें हम स्टॉक्स सजेस्ट नहीं करते हैं। द रीज़न बीइंग दैट स्टॉक्स में पोजीशन अभी तक बनी नहीं होती है, फिर एक हफ्ता लगता है सही पोजीशंस बनने में, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में एक इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट होता है ये ओपन इंटरेस्ट का, और बेस्ड ऑन दैट ओनली वी सजेस्ट स्टॉक्स। तो ये पहले हफ्ते में हम कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं करते हैं। Next week, of course, based on the data and technical analysis, we will again come up with our recommendations on stocks. That's all. Thank you so much for watching. Keep watching, and if you have not subscribed the channel till now, please subscribe. Thank you so much.